Hello everyone. We are talking about इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर और उसका हमारा इस चैप्टर में एक डायग्राम है दैट इज़ रिलेटेड विद द एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच क्या होता है और इसके थ्रू हम कैसे इनकम को डिटरमाइन करते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। बट बिफोर नोइंग अबाउट द इनकम डिटरमिनेशन हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड। बेसिकली एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है डिमांड ऑफ होल इकोनॉमी। दैट मीन्स कि सम टोटल ऑफ ऑल डिमांडेड ऑफ अ इकोनॉमी। और उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कि सम टोटल ऑफ ऑल सप्लाई या सप्लाई ऑफ होल इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो भी डिमांड है, जब सारे डिमांड को हम जोड़ देते हैं तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बनता है। उसी तरीके से जब हम पूरी सप्लाई को, जहाँ से भी सप्लाई आ रही हो, जिस कंपनी से भी, जिस फैक्ट्री से भी, जिस इंडस्ट्री से भी सप्लाई आ रही हो, प्रोडक्ट की सप्लाई आ रही हो, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में आ रही हो या सर्विसेज के फॉर्म में आ रही हो, जब वो सारे के सारे सप्लाई को हम जोड़ देते हैं तो दैट इज़ द एग्रीगेट सप्लाई। और जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है वहीं पे इनकम हमारा डिटरमाइन होता है। और वो इनकम जो डिटरमाइन होता है वो कंट्री का इनकम होता है, नॉट द इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन कि हमारा वो जो इनकम होता है वो पूरी की पूरी नेशन का इनकम होता है, ना कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फर्म का होता है। बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, डैट्स वाई। और हम लोग को ये समझना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो डील करते हैं वो हमेशा कंट्री लेवल पे बात करते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल लेवल पे और या फिर पर्टिकुलर यूनिट पे हम बात कर रहे होते हैं। दैट्स वाई इट हैज़ बीन इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन गिवन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट स्टार्ट। तो यहाँ से हमारे ये एग्रीगेट डिमांड का एक जो कर्व है ये यहाँ से उठता है। अब ये हमें पता ही है कि ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व यहाँ से क्यों जा रहा है और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हमारा यहाँ से जा रहा है। दूसरी तरफ देखें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है जिस पर इनकम है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट है, और यहाँ हमारा एग्रीगेट डिमांड है। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें इनकम को डिटरमाइन करना, बट यहाँ पे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का क्या रोल है। सो बेसिकली एक बात हमें समझनी होगी, इनकम के साथ आउटपुट भी मैटर करता है और एम्प्लॉयमेंट भी मैटर करता है। किस तरीके से? जब ये आउटपुट सेल होता है, मतलब जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन बाहर आता है, मार्केट में आता है, जब वो सेल होता है तभी इनकम होती है। और वो प्रोडक्शन को तैयार करने में एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो अगर इनकम ज़्यादा है तो डैट मीन्स कि आउटपुट भी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। और अगर इनकम कम है तो डैट मीन्स कि आउटपुट भी कम हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है। इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एक बात समझनी होगी कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होता है डैट इज़ द पोजीशन ऑफ रेस्ट, बिकॉज वी नो इट इक्विलिब्रियम का मतलब भी होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट। और ADS यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारा सप्लाई का कर्व, ये डिमांड का कर्व है। जहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ हमें प्राइस मिलता है, और इसी प्राइस के थ्रू हमारा जो होता है वो इनकम डिटरमाइन होता है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल होता है और उसके बदले कंपनी को रेवेन्यू मिलता है। वो रेवेन्यू फैक्टर्स और प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसी के थ्रू हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के 3 तरीके होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो किसी के लिए भी ये प्राइस का होना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ प्राइस रहेगी वहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा ही मिलेगा। इन द सेम वे यहाँ पे अगर कट हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, डैट मीन्स कि कोई पर्टिकुलर प्राइस है जहाँ पे ये इंटरसेक्शन है, और उसके बाद वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, और ये रेवेन्यू के थ्रू ही हमें इनकम, नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने का एक तरीका मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्लेस पे जो इंटरसेक्शन ये क्या बताता है। ये प्लेस हमें बताता है कि यहाँ पे हमें इनकम मिल रहा है और बहुत बेहतर, अच्छे ऑप्टिमम लेवल पे है ये,
आउटपुट जो है हमारा प्रोडक्शन वो भी ऑप्टिमम लेवल पे है, एम्प्लॉयमेंट भी हमारा ऑप्टिमम लेवल पे है। किस तरीके से? तो अगर इसके नीचे सपोज डैट कि मान के चलते हैं कि ये जो यहाँ पे ये जो लाइन बनी थी ये यहाँ ना बन के इसके थोड़ी पीछे से जाती, ये यहाँ से जाती, यहाँ से जाती। इस सिचुएशन में क्या होता है कि इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि डिमांड हमारी ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ये बताता है कि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड है और उसकी सप्लाई कम है। तो इससे ये भी पता चलता है कि वहाँ पे जो आउटपुट है वो भी कम है और एम्प्लॉयमेंट भी है वो भी कम है। ऑलवेज कीप इन माइंड। अगर ये हमारा एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे हमें ये बताता है कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। अब यहाँ पे कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है? यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है और हमारा जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट में भी इतनी डिमांड की ज़रूरत, मार्केट में भी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो अगर डिमांड नहीं है और फिर भी हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगा तो इससे सीधे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो वहाँ की कंपनी के ऊपर पड़ता है। जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। वाई इज दिस सो? क्योंकि कंपनी के खर्चे बढ़ जाते हैं और जब कंपनी के खर्चे बढ़ते हैं तो कंपनी लॉस में जाने लगती है। तो कंपनी क्या करती है? फिर अपने प्रोडक्शन को डाउन कर देती है और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी वो डाउन करती है। मतलब वो हो सकता है कि अपने ऐसे रिट्रेंचमेंट कर दे, छटनी कर दे, लोगों को बाहर कर दे, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर इस प्लेस पे हमारा ये जो लेवल है अगर ये यहाँ पे तक पहुँच जाता है तो इससे हमें एक बात और ये समझ में आती है कि मार्केट में डिफ्लेशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, डिफ्लेशन का मतलब क्या कि मार्केट में प्रोडक्ट तो पहुँचेगा लेकिन वो सेल नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या है कि आगे चल के कंपनियाँ जो है वो बैंकरप्ट होने के कगार पे आ जाती हैं, बैंकरप्ट हो सकती हैं। दैट्स वाई ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऑप्टिमम लेवल पे, मतलब जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई करें, ना तो उससे बहुत ज़्यादा और ना तो उससे बहुत कम। दूसरी बात जो नोटिस करने वाली है कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन का होना ठीक है बट डिफ्लेशन का होना ठीक नहीं है। बिकॉज सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, ये चलेगा क्योंकि हम अपने आउटपुट को बढ़ा के सप्लाई बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करके अपने सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। बट अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है और मार्केट में सेलिंग नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर लोगों की घट रही है या फिर कहीं ना कहीं फ्यूचर में कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग प्रोसेस पोजीशन में जा सकती है। तो इसलिए हमें इन दोनों सिचुएशन से बचना होता है और ये एक आइडल पोजीशन मानी जाती है और इसी प्लेस पे हमारा जो होता है वो इनकम डिटरमाइन होता है। और यू नो इट वेरी वेल कि अगर नेशनल इनकम अच्छा होता है किसी भी इकनॉमी का तो उससे ये भी पता चलता है कि कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो भी सही है और जो एक डेवलपमेंट का जो टारगेट है गवर्नमेंट का वो भी ग्रेजुअली अचीव हो रहा है। दैट्स वाई एक इंटरसेक्शन पॉइंट होना और इनकम को डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनल इनकम और इनकम ऑफ अ कंट्री। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न जो यहाँ पे आप एक इंटरसेक्शन देखते हैं और यहाँ पे आप डायग्राम में जो आप एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन ऑफ रेस्ट और ये आपका एडी एग्रीगेट डिमांड है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है। यू नो इट वेरी वेल कि एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट सप्लाई से ऊपर ही होता है और ये आगे चल के इस तरीके से ऊपर निकल जाता है और ये हल्का सा इससे कंपैरिजन भी थोड़ा डाउन ही रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इनकम डिटरमिनेशन। तो ये हमारा इनकम डिटरमिनेशन का एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच था। जो केन्स की एक थ्योरी है उसका फर्स्ट पार्ट ये है, दूसरा हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जिसके थ्रू भी हम इनकम को डिटरमाइन कर सकते हैं। बट राइट नाउ हमने यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की है कि कैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं और उससे कैसे हमारा इनकम डिटरमाइन होता है। थैंक यू।